नमस्कार, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष भारत में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज हम मौजूद हैं आईटीओ इलाके में। आईटीओ में आज हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आज हम आपको किसी से मिलवाने वाले हैं। कैसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिससे मिलकर आप अभिभूत हो जाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मण राव जी। हालांकि लक्ष्मण राव जी किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन मेरा काम है तो मैं अपना काम किए देता हूँ। लक्ष्मण राव जी पेशे से लेखक हैं। एक ऐसे लेखक जो लगभग 30 किताबें लिख चुके हैं, 30 उपन्यास लिख चुके हैं, राष्ट्रपति से सम्मानित हैं। एक ज़माने में कभी पान की दुकान लगाया करते थे, कभी चाय की दुकान लगाया करते थे और दुकान लगाने के साथ साथ किताबें भी लिखा करते थे। और ऐसी किताबें जो कि राष्ट्रपति के पास भी गई, राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित भी किया। तो चलिए आज मौका है उनसे बात करने का, तो चलिए उनसे वो तमाम सवाल पूछने की कोशिश करेंगे जो अक्सर आपके मन में आते हैं और मेरे मन में ज़रूर आते हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। एक सवाल मेरे मन में है और ये सवाल ये है कि प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको एक साहित्यकार बनना है, एक लेखक बनना है? जैसे कि मैं अपने गांव में था, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है अमरावती ज़िले में, तड़ेगांव देशासर, वहाँ मैं पढ़ता था। जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था तब हमारे गांव में लड़के जब दीपावली के समय में शहर पढ़ने जाते थे, दीपावली के समय जब लौट के आते थे तो उनके हाथ में गुलशन नंदा जी को उपन्यास होते थे। अच्छा। तो गुलशन नंदा जी ये नाम बहुत चर्चित था। हालांकि उनका नाम चर्चित रहा सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्रों में। उत्तर भारत के थे वो, लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं है। पर हम उनके उपन्यास बच्चों से लेकर विद्यार्थियों से लेकर पढ़ते थे और उन उपन्यासों में वो बातें हमें दिखाई दी कि हम हिंदी भी सीख सकते हैं, हमें कहानियों के बारे में भी पता चल सकता है, उपन्यास क्या होता है इसके बारे में पता चलता है। और हमने गुलशन नंदा जी के बहुत उपन्यास पढ़े। फिर जैसे लड़के सोचते हैं कि कोई कहता मैं MBBS डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता मैं इंजीनियरिंग करूंगा, मैंने सोचा मैं गुलशन नंदा क्यों नहीं बन सकता। तो मेरे दिल में ये बात आई कि मुझे गुलशन नंदा जी बनना है। अच्छा। और वो एक सपना मैंने बुना अपने दिमाग में कि मुझे इस काम को करना है। अच्छा। उन्हीं दिनों हमारे गांव का एक लड़का था रामदास, वो मामा के गांव जा रहा था, रास्ते में नदी पड़ती है और उसमें वो नहाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन वो दुर्भाग्यवश वो पानी में डूबकर मर गया। और एक छोटी सी घटना हमारे दिमाग में रह गई, लेकिन उसके पर्दे के पीछे उसकी कहानी बहुत बड़ी थी। बाद में धीरे धीरे पता चला कि वो जहाँ पढ़ता था वो एक लड़की थी रंजना नाम की, उससे प्रेम हो गया। अच्छा। बहुत सारी बातें। अच्छा। हमने एक उपन्यास तैयार कर लिया और सबसे अच्छा रोल उसमें एक अध्यापक का रहा कि एक आदर्शवादी अध्यापक ने एक आवारा टाइप के रामदास को किस तरह से आदर्शवादी बनाया और रंजना को किस तरह से समझाया कि बेटा प्रेम क्या होता है। तो इस तरह से वो उपन्यास और छापने के लिए ये मेरी इच्छा रही, जिज्ञासा उठी, लेकिन उसको संभव नहीं था छपना। वहाँ से मैं अमरावती आया। मैं इस पे आने वाला था कि अक्सर जब मैं पत्रकार बनना चाहता था, मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता, तो मैंने अपनी मम्मी पापा से पूछा कि मम्मी मुझे जर्नलिस्ट बनना है। तो क्या आपके परिवार से सहयोग मिला कि लक्ष्मण राव जी जो कक्षा 8वीं में है, 9वीं में है, वो साहित्यकार बनना चाहते हैं, वो लेखक बनना चाहते हैं? तो कभी परिवार से सहयोग मिला? दरअसल मेरे माता पिता तो गरीबी अवस्था में तो खेती बाड़ी का काम करते थे, तो उन्हें साहित्य के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन मैं पढ़ने में होशियार था, ये उन्हें पता था। ये साहित्य पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं गुलशन नंदा जी को उपन्यास खेतों में जाकर पढ़ता था। अच्छा। तो देखने वालों को लगता था ये कितना पढ़ाई करता है, बहुत पढ़ता है ये, लेकिन मैं तो उपन्यास पढ़ रहा था। लेकिन वही एक जिज्ञासा बनी थी कि 7-8 घंटे मैं पेड़ के नीचे बैठकर पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, तो गाँव वालों को या खेती में आने वाले लोगों को ये लगता था, हमारे पिताजी को कहते तुम्हारा ये लड़का बड़ा होशियार है, बहुत पढ़ता रहता है, क्योंकि पढ़ना ही होशियार की होती थी उस टाइम। हाँ, कोई भी किताब लेके बैठ जाओ लेकिन पढ़ो। लेकिन चलो वो बात रहेगी। लेकिन वहाँ से फिर मैं अमरावती शहर आया, वहाँ मैंने 10वीं कक्षा पास की। उसके बाद फिर अमरावती में एक स्पिनिंग मिल में काम किया, 5 वर्ष काम करता रहा। अच्छा। और वो मिल 1975 में बिजली कटौती के कारण बंद हो गया। हाँ, इमरजेंसी के दौरान? इमरजेंसी तब नहीं थी। अच्छा। लेकिन उसके पहले वो बंद हो गया था, 75 में बंद हो गया था। इमरजेंसी भी 75 में लगी थी। लेकिन वो बिजली कटौती के कारण कोऑपरेटिव सोसाइटी का मिल था वो बंद होने के बाद फिर मैं गाँव गया, गाँव जाकर खेती बाड़ी का काम करने लग गया। तो फिर मुझे वहाँ अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा यहाँ से चल देते हैं। फिर मैंने पिताजी से 40 रुपये लिए और वहाँ से फिर मैं देखा, मैंने पिताजी से झूठ बोल कर कहा कि मैं देखता हूँ मिल चालू हो गया क्या। अच्छा। पिताजी ने मैं कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, 1-2 दिन रहो, मिल चालू हो या ना हो, घर वापस लौट आओ।
जी। तो उसके बाद फिर मेरे साथ एक गांव का लड़का था, उसके साथ मैं आया, तो पिताजी को कह दिया कि इसके साथ तो मैं जा आप रहा दिल्ली आए? हूँ। नहीं, वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। अच्छा, भोपाल गए आप? भोपाल में मेरे 40 रुपये ख़त्म हो गए। जी। मुझे दिल्ली के लिए किराया भी नहीं था। फिर वहाँ जी। मैंने 3 महीने एक भवन पे मजदूरी की और अच्छा। वहाँ से 90 रुपये बनाए। फिर मैं दिल्ली आया। ये 1975 के जुलाई महीने की बात है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अक्सर जब हम एक सपना लेकर चलते हैं अपने घर से कि मैं लेकर चला कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, लेकिन ये बीच में जो रोड़ा आ रहा था, कभी आप मजदूरी कर रहे थे, तो तब ऐसा लगने लगता है ना कि अब पैसे आ रहे हैं, धीरे धीरे इसी में आगे बढ़ते हैं, तो वो सपना पीछे छूट रहा था क्या, या आपके मन में हमेशा से था कि नहीं मुझे साहित्यकार बनना है तो बनना है? नहीं पत्रकार जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये रोड़ा नहीं है, ये भी जीवन का एक हिस्सा है। अच्छा। आपके पास अगर सीढ़ियाँ है जीना चढ़ने के लिए, जी। तो आप एक एक करके चढ़ो। बिल्कुल। जो समस्या आ रही है उसको सामने देखो। जी। असंभव कुछ नहीं है। जी। तो मुझे पता था कि मैं ट्रेन में बैठ जाऊंगा बिना टिकट के तो मैं पकड़ा जाऊंगा जी। और जा भी नहीं पाऊंगा। हाँ। इससे अच्छा कि यहाँ मजदूरी करो, पैसे कमाओ, जी। पैसे कमा के फिर ट्रेन में बैठो। ये सोच सोचते मैं दिल्ली आया हूँ। तो आप दिल्ली कब आए आप? मैं 30 जुलाई 1975 को दिल्ली आया हूँ। 30 जुलाई 1975। हाँ, पक्का याद है मुझे, एक अच्छा। तारीख। और मैं बिरला मंदिर के धर्मशाला में ठहरा हूँ। अच्छा। वो भी घूमते घूमते मैं देख रहा था कि मुझे कहाँ जाना है। जी। तो एक टैक्सी वाले सरदार जी थे, उनको मैंने पूछा। जी। तो मैंने कहा सरदार जी मुझे कहीं ऐसी जगह बताओ जहाँ सस्ते में रह सका हूँ, और ऐसी सी बात है। तो उन्हें समझ लिया कि मेरी तरह है ये। तो आप जब दिल्ली आए तो मतलब दिल्ली के बारे में कुछ पता था या बस ऐसे मुझे ही दिल्ली के बारे कूच में कर दिया दिल्ली के बारे? मुझे दिल्ली के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ना मेरा कोई जान पहचान का था, ना मेरा कोई रिश्तेदार था। अच्छा। यहाँ तक कि मुझे यही पता नहीं कि दिल्ली कितनी बड़ी है, दिल्ली अच्छा। शहर कैसा है। लेकिन ये दिल्ली राजधानी है, देश की राजधानी जी। है, और बहुत अच्छा शहर होगा। ये भी मेरी एक कल्पना थी जी। कि ये बहुत बड़ा अच्छा सुंदर शहर था। लेकिन उस समय सुंदर शहर था। जी। 60 लाख की आबादी दिल्ली की। जी। हर रोड पर 3-4 अंग्रेज दिखाई देते थे। अच्छा। और अच्छा लगता था। और आज वो शहर नहीं रहा। जी। जो 40 साल पहले, 45 साल पहले जो दिल्ली थी, जी। वो दिल्ली आज नहीं दिखाई देती है। अच्छा। लेकिन मुझे अपना भविष्य बनाना था। तो एक जी। सरदार जी को मैंने पूछा। मैं इस पे पूछने वाला था कि आपने प्रोफेशनली कि मतलब जैसे आपने अभी कहा कि आपको हर डेट याद है, तो क्या ये डेट याद है कि आपने कब सोचा कि आज से मैं कलम उठाया, कॉपी लिया, उस पे लिखना स्टार्ट किया, जो कि आपकी रामदास सबसे पहली कहानी थी? कुछ तो याद सबसे है? पहले मैंने जब गांव में था तभी मैंने रामदास पर लिखा था। अच्छा, आप जब गांव में थे तभी अमरावती में? हाँ, मैं यहाँ लेखक बनकर ही आया हूँ। अच्छा। जो प्रारंभिक अवस्था थी तो लेखक का जन्म अमरावती में ही हो गया अमरावती था? में अपने गाँव में हुआ। जी। जो मेरा अपना गांव है, तड़ेगांव देशा सर, जी, जन्म जी। स्थान है, जी। वहाँ पर ही मेरे दिल में लेखक की भावना निर्माण हो गई जी। थी। और उसी दिन से सोचा था कि अब मुझे लेखक बनना है। जी। लेकिन कैसे बनना है, क्या बनना है, ये भविष्य बताएगा। अच्छा। और अनुभव लेता रहा। जी। जैसे कि दिल्ली आया तो दिल्ली में सरदार जी मुझे कहा लेंगे तू चल बैठ, ये टैक्सी, ये मेरी सवारी आ रही है जी। और तू मेरे साथ बैठ, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। अच्छा। तो मुझे लगा पता नहीं कितने पैसे लेगा, क्या लेगा, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं। सरदार जी मुझे बिरला मंदिर के धर्मशाला में ले गए। अच्छा। उसके सामने कहने कहते कि ये मंदिर है बिरला मंदिर, इसके साथ में धर्मशाला है, जी। यहाँ जाके ठहर। मैंने कहा आप बताइए आपके कितने पैसे? जी। मुझे लगा 2-3 रुपये ले लेंगे। 2-3 हाँ। रुपये बहुत होते, क्योंकि दिल्ली जी। से मैं आया और वो हूँ। भी 1975 की बात है। मैं जब दिल्ली यहाँ आया हूँ तो जी। 32 रुपये टिकट भोपाल का था। अच्छा। आज 400-500 रुपये लगते जी। हैं। और 2 रुपये रिजर्वेशन के थे। अच्छा। लेकिन मुझे पता था कि रिजर्वेशन करके जाना है, जी। क्योंकि रात भर सोना भी है। तो मैंने कहा, कहता कोई नहीं भाई, तू चिंता मत कर, तू जा अपना आराम से रह, तेरे पास पैसे नहीं हो तो मुझे बता, जी। मैं तेरी हेल्प करता हूँ। तो मुझे ऐसे ऐसे लोग शुरू से ही मिले, अच्छा। मदद करने वाले लोग मुझे शुरू से ही मिले। जी। क्योंकि मेरे बातों में क्या सच्चाई थी, क्या ईमानदारी थी, जी। भगवान ही जानता है। जी। लेकिन मैं जो चल रहा था, रास्ते राह से चल रहा था बस। जी। फिर उसके बाद जाके फिर मैंने कहा भाई जैसे मैंने भोपाल में मजदूरी की, वैसे मुझे दिल्ली में भी मजदूरी करनी पड़ेगी। अच्छा। फिर मैं दिल्ली में मजदूरी ढूंढी मैंने, जी। और मजदूरी का काम मिला। अच्छा। उसके बाद दिल्ली में बारिश हो गई, तो फिर मैंने एक दुकान पे इसी रोड पर ITO के पास विष्णु दिगंबर मार्ग पर दुकान पर मैंने ढाबों पर बर्तन साफ करने का काम किया। वो 2 साल तक चला। मतलब 2 साल तक भवनों पर मजदूरी करना और ढाबों में बर्तन जी। साफ करना, इस तरह से चलता रहा। दिल्ली में जो आपके पहले 2 साल थे वो मजदूरी और ढाबे में बर्तन साफ हाँ करते जी, हुए उसके गुजरे। बाद इसी विष्णु दिगंबर मार्ग पर जी। सामने स्वच्छता भवन के सामने पेड़ जी। के नीचे चबूतरा बनाकर मैंने पान बीड़ी सिगरेट का काम आरंभ किया। अच्छा। तो मुझे लगा इस काम से मुझे थोड़ा सा आराम भी मिलेगा जी। और पैसा भी पैसे मिलेगा भी बढ़ेंगे। और अपना काम भी करते रहेंगे। जी। तो इस तरह से वो पान बीड़ी सिगरेट, शुरू में तो कोई दुकानदारी नहीं होती थी, लेकिन जी। जब मैं अपने देखा साफ सफाई ये वो, दुकानदारी बढ़ गई मेरी। जी।
तो फिर वो पढ़ने को भी टाइम नहीं मिलता था। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर दिमाग, फिर यहाँ से मैं 1 किलोमीटर दूर दरियागंज जाता था जी। वहाँ से मैं किताबें खरीद कर लाता था। जी। वहाँ पर मुझे वहाँ पर ही पता चला कि गुलचंद नंदा तो है, लेकिन साथ साथ मुंशी प्रेमचंद भी है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय भी है, गोरकी भी है, लेनिन भी है, शेक्सपियर भी है। अच्छा। और बड़े बड़े लेखकों की पुस्तकें वहाँ होती थी। जी। और वो मैं हिंदी भाषा की जो थी वो जी। खरीद कर ले आता था, पढ़ता था। तब मैंने सोचा लक्ष्मण राव अभी तो कुछ नहीं है। जी। उसके बाद फिर मैंने एक काल्पनिक उपन्यास लिखा, नई दुनिया की नई कहानी। जी। नई दुनिया की कहानी और एक रामदास, इन 2 पुस्तकों के लेके एक दिन मैंने सोचा कि चलो हम प्रकाशक से बात इस करते पे हैं। मैं आने वाला था। कट टू अब हम चलते हैं। आपने 2 साल बिताए दिल्ली में। अब आपने यहाँ पे एक बात कही कि आपको जब भी कोई इंसान मिला वो आपको किसी न किसी रूप में सहायता ज़रूर किया। जी हाँ जी। अब प्रकाशन के पास जब आप गए थे, मुझे ये सुनने में आया तो वहाँ पे आपसे पैसे लिए जा रहे थे कि अगर आपको किताब प्रकाशित करनी है तो आपको पैसे देने होंगे। तो वहाँ पे किसी ने कोई मदद की थी? नहीं, वहाँ पर जो मैं जैसे 2 किताबें लेकर जब मैं प्रकाशक के पास गया, जी। 2-4 से बात की, जी। तो किसी ने कहा पेपर महंगा चल रहा है, बाद में आ जाना, किसी ने वगैरह वगैरह कहा। जी। पर एक प्रकाशक ने मुझे गेट आउट कहा। अच्छा। लेकिन उस प्रकाशक को मैं आज प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे गेट आउट कहा। क्यों? क्योंकि उनके गेट आउट कहने से आज मेरी ये 25-30 किताबें छपी हुई दिख रही हैं। क्योंकि वो अगर मेरी पुस्तक छापते किसी न किसी भावना में, जी। तो एक पहला प्रयास था। जी। लेकिन मैं वहीं फंसा रहता, वहीं गुंता रहता। लेकिन धीरे जब उन्होंने मुझे गेट आउट कहा तो वो मैं सोचता रहा कि ऐसा क्यों। जी। लेकिन तब मुझे पता चला कि उन्होंने जो गेट आउट कहा था वो राह दिखाने के लिए कहा था। अच्छा। उसके बाद मेरे पास 6,000 रुपये थे, 7,000 रुपये इकट्ठे कर लिए थे मैंने। जी। पान बीड़ी पान बेच की, कर। ये पान की दुकान से हाँ। था। अच्छा। फिर बहुत से 50 गज का मकान मिल रहा था। अच्छा। 6,000 में मिल रहा था। मैंने अच्छा। कहा 75 गज का मकान मिल रहा था 6,000 का। 6,000 रुपये में। 7-8 हज़ार का मिल रहा था शकरपुर जी। में। तो जी। कहने लगे तू बाकी बाद में देते रहना, इतना दे दे। फिर मैंने कहा अगर मैं किताब छाप लूँ तो मैं फिर ग्रेटर कैलाश में मकान ले लूँगा। मकान ले लूँगा, सही बात है। तो ग्रेटर कैलाश अच्छा एरिया है, किताब के पैसे आ जाएंगे। जी। पर मुझे ये पता नहीं कि आज तक मैं लाखों रुपए किराए में दे चुका हूँ। अच्छा। अभी भी मेरा 15,000 रुपये का किराए का फ्लैट है। अच्छा, आज आप आज भी किराया आज पे भी रहते हैं। किराया। 2 सवाल हैं मेरे। हाँ। जब आपको जो वो प्रकाशक थे उन्होंने जब आपको गेट आउट कहा, तो आजकल के जो युवा हैं, मैं भी जब भी कभी इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, मना हो जाता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा हताश, निराश, परेशान हो जाता हूँ कि यार ठीक है ना, अब लाइन चेंज कर लेते हैं, लाइन स्विच कर लेते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो कभी ऐसा लगा कि क्या ही कर रहा हूँ मैं, जो पनवाड़ी जो चला रहा हूँ वही चलाता हूँ, उसमें ज़्यादा पैसे बना लूँगा, घर बना लूँगा। क्योंकि आप आज भी किराए पे हो, तो कभी मलाल है इस चीज़ का कि यार एक घर हो जाता दिल्ली जैसे शहर में अपना? नहीं, दरअसल घर तो हो जाता, जी। पर ये नहीं होता। अच्छा। क्योंकि मैं दिल्ली में घर बनाने के लिए नहीं आया। जी। मैं तो अपनी उपलब्धि हासिल करने के लिए आया। जी। जबकि मेरा एजुकेशन भी नहीं था, 10वीं पास था मैं। जी। लेकिन मुझे लेखक बनना था। लेखक बनने के लिए मेरे प्रयास थे। जी। दुकान बंद करके प्रकाशकों के पास जाना, पूछताछ करना, जी। कहीं लाइब्रेरी में जाना, जी। कहीं पुस्तक मेले लग रहे वहाँ जाना। जी। तो एपेक्स गैलरी है अच्छा। वहाँ पर पार्लियामेंट के पास। हाँ हाँ हाँ। एपेक्स आर्ट गैलरी, तो वहाँ पर पुस्तकों का बहुत प्रदर्शन होता था। अच्छा। वहाँ जाता था, पुस्तकें खरीदता था, पढ़ता था, लाता था। जी। इन चीज़ों पे मेरा ज़्यादा ध्यान था। मेरा ध्यान पान बीड़ी सिगरेट पर भी नहीं था। अच्छा। जबकि वो दुकान बड़ा, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव दुकान बना ली थी मैंने। जी। मतलब पूरा सामान रखना, पान अच्छे तरह से रखना, जी। तंबाकू खरीदने के लिए जाना ओरिजिनल दुकान पर। तो ये चीज़ें मेरी बहुत ज़बरदस्त थी। और जी। 15 कुर्ते 15 पैजामे थे मेरे पास। अच्छा। 6 धुलाई के लिए डाल देना, 6 पहनते रहना रोज। सही है। तो वो एक स्टैंड बना था। जी। और बहुत से लोग मुझे पान वाला नहीं समझते थे। जी। वो समझते ये CBI का आदमी है ये। अच्छा। क्योंकि इतने साफ सुथरा कोई पान वाला है नहीं। हाँ। और ये साफ सफाई से दुकानें रखता नहीं। और ये खुद पान कभी खाता नहीं है। सही बात है। खुद सिगरेट भी नहीं पीता हुआ दिख रहा है ये। जी। और चारों तरफ ऐसे ऐसे देखता रहता है। जी। अच्छा, यहाँ पर सारे ऑफिस थे सरकारी, इसके नेताओं के ऑफिस थे। जी 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 जी। C2 वगैरह हाँ, जो हाँ, कम्युनिस्ट के। हाँ। और यहाँ पर ही उस टाइम शेख अब्दुल्ला साहब रहते थे, जहाँ अच्छा। हिंदी भवन बना हुआ है। ये हिंदी भवन के। जहाँ आज बना हुआ हाँ। है, इसी जगह पर शेख शेख अब्दुल्ला साहब की कोठी थी। अच्छा। उसके बाद ये टूटा, फिर ये हिंदी भवन के लिए अलॉट हुआ। अच्छा। और ये हिंदी भवन ने हिंदी भवन जी। बनाया। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें थी, हम 6 बजे आते जी। थे, 6-7 बजे यहाँ आते जी। थे और 6-7 बजे ही बंद करते थे। अच्छा। कि उसके बाद यहाँ तो सुनसान होता था जी। ये। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब आप कुछ किताबें लिख चुके थे आप, कभी ऐसा लगा कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा,
या कभी ऐसा लगा कि जो जिस चीज़ के लिए मैं आया था, नाम, फेम, वो तो चीज़ मिल ही नहीं रही है मुझे, तो अब इसको बंद करते हैं, कुछ नया रोज़गार करते हैं? कभी ऐसा कोई परेशानी आई? ये 1990 में हुआ। 1990 तब मतलब मेरा आप रामदास ने 75 में आप यहाँ आ चुके थे? हाँ। 15 साल बीत चुके हैं हाँ इसके। हाँ, अच्छा। तब क्योंकि उसके बाद 77 में मैंने पान बीड़ी सिगरेट की जी। दुकान लगाई, फिर जी। दुकान चलती रही। जी। फिर एक उपन्यास फिर मैंने अपने पैसे से छापा, नई दुनिया की नई कहानी। अच्छा। तो वो जब छापा वो ऐसा बंडल रख लेता था मैं यहाँ पर, तो मेरे पास बहुत सारे पत्रकार भी आते थे। एक ऐसे से चीफ एडिटर, डिप्टी चीफ एडिटर थे जी। टाइम्स ऑफ इंडिया के, अच्छा। चतुर्वेदी साहब, और वो गांधी पीस फाउंडेशन में रहते थे। 1977 में जो आपकी एक वो छपी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, उस चीज़ वो की 81 में छपी अच्छा थी। 81 में। वो 81 में छपी थी। अच्छा अच्छा। दैट वाज द फर्स्ट आर्टिकल अबाउट माय लाइफ इन द टाइम्स ऑफ इंडिया India। पब्लिश संडे रिव्यू। हाँ तो वो आते थे, उनके साथ एक दिल्ली की एक ब्यूरो थी, जी उषा रॉय, जी करस्पॉन्डेंट, स्पेशल करस्पॉन्डेंट थी। जी। वो एक दिन आई, तो ये क्या है किताब है, काय की है? तो साहब ने, उन्होंने चतुर्वेदी साहब ने कि ये इन्होंने खुद लिखा हुआ है, जी ये खुद लिखते हैं और ये वगैरह कहते हैं हाउ यू कैन सेलिंग दी पान बीड़ी सिगरेट। हाँ। तो उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचा और फिर कहने लगे, और वो फोटो लिए उन्होंने, जी। उनके पास कैमरा भी था अच्छा और फोटो भी लिए, और उसके बाद कहने लगे हम आपको एक दिन आपसे बात करेंगे। जी मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि ये काय के लिए बात करेगी वगैरह वगैरह। फिर एक दिन वो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, अच्छा कहता ये हम टाइम्स ऑफ इंडिया में छापेंगे। अच्छा। तो उसके बाद फिर वो 1 तारीख को जब छपा तो उसकी बड़ी चर्चा हुई, जी क्योंकि उस समय जैसे आज जैसे हिंदू का जैसे मैगजीन छपता जी, जी, है, जी। इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया का संडे रिव्यू छपता था। जी और संडे रिव्यू छपना, उसमें छपना बहुत बड़ी बात थी। जी। यहाँ मेरे पास कुछ बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े ऑफिसर आके मिले, यानी कि उसकी चर्चा इंदिरा गांधी जी के कार्यालय तक हुई। अच्छा। और एक एमपी भी आए मेरे पास, जी तो उन्होंने कहा कि आप इंदिरा गांधी से मिल लो, वहाँ आपकी चर्चा होती है। जी। खुद हमें कहती इंदिरा गांधी कि देखो आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप क्या करते हो। आप मिले उनसे, इंदिरा गांधी से? 27 मई 1984 को मिला हूँ। 27 मई मई 1984। 1984। एक एक दिनांक याद है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसके पहले फिर उनको मैंने कहा सर आप वहाँ ले चलिए मुझे, जी मुझे तो कोई भी रोक लेगा वहाँ पे। कहने लगे नहीं नहीं आप जाओ वहाँ पर, आप लक्ष्मण राव कहोगे ना जी। कि मैं पान बेचता हूँ, पान वाला हूँ जो किताबें लिखता हूँ, तो वहाँ तुम्हें कोई भी अंदर ले जाएगा। जी तो उस टाइम वहाँ तो नहीं गया, लेकिन 27 मई 1984 को 3 मूर्ति भवन में जी मैं इंदिरा गांधी जी से मिला और उनको कहा भी जी। कि मैं आपके जीवन पर कुछ लिखना चाहता हूँ। जी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे बारे में कुछ मत लिखना, हमारे बारे में बहुत छपा हुआ है, जी। हम लोग क्या करते हैं वो लिखिए आप। तब अच्छा। मैंने एक फ्रेम तैयार की और एक नाटक लिखा जी। प्रधानमंत्री के नाम से। प्रधानमंत्री। वो नाटक लिखने के बाद वो छापा भी अपने पैसों से, वो 1984 में ही छपा, जी और 2-3 महीने में लिखा और मैंने छाप भी दिया वो जी। 70-80 पेजेस का। मैं यही जानने वाला था कि असफलताएं जो आई, अभी जब आपसे बात हो रही थी इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले, कि आपको बहुत सारी सफलता मिलने में बहुत लंबा समय लगा है, तो कभी निराश नहीं होते थे कि यार छोड़ देते हैं तो ये सब? निराश जब हुआ मैं वो 1990 के बाद, जी क्योंकि प्रधानमंत्री छपी, वो भी कोई इतना खास बिक नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था। हाँ मैंने पहले नई दुनिया की नई कहानी छापी थी, वो भी बिक नहीं रहा था। लेकिन आप जैसे पत्रकार मेरे पास निरंतर आ रहे थे, अच्छा कोई मद्रास से आ रहा, जी। कोई हैदराबाद से आ रहा, कोई बॉम्बे? बॉम्बे से भी आ रहा, जी। उर्दू भाषी भी आ रहे हैं, जी और हिंदी के भी आ रहे हैं, अंग्रेजी के भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये क्यों आ रहे हैं, और मेरे बारे में तो कुछ है ही नहीं, मैं वही पान बेच रहा जी। हूँ। फिर 1986 में मेरी शादी हुई, अच्छा। उसकी भी न्यूज छपी। अच्छा, शादी की भी न्यूज़ हाँ छपी? जी, कि पान वाला जी। शादी करने गया है नागपुर। अच्छा तो इस तरह से, और वो भी भाषा ने छापी थी, अच्छा और भाषा भी उसी टाइम स्टार्ट हुआ था। अच्छा मतलब जो ये मतलब पीटीआई का जो हिंदी एडिशन जो भाषा था, उसी वो स्टार्ट हुआ था। अच्छा तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने वैसे ही डाल दिए पत्रिका और अपने आर्टिकल। तो मैं यहाँ से नागपुर गया, दूसरे दिन पेपर भागे, नागपुर के पेपर में भी मेरे शादी के बारे में खबर छपी। अरे मैंने मतलब कहा, तब से आप सेलिब्रिटी बस हो रहे हाँ थे, जी, धीरे धीरे बन रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। फिर बीबीसी वाले भी आए, जी तो ये सिलसिला चलता ही रहा। अच्छा फिर 90 में मैंने कहा भाई ये कब तक चलता रहा, ऐसे छोड़। मिसेज भी कहने लगी कि भाई यहाँ क्या है, और फिर ये पान बीड़ी सिगरेट का इस पर प्रतिबंध आने लग गया। हाँ कि भाई आप वोटिंग नहीं कर सकते, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, और पान बीड़ी बिक नहीं रही थी तब, क्यों गुटखे आ गए थे। जी गुटखे आने से पान बिकना कम हो गया था, जी और पान बिकना कम होने से भी अर्निंग भी कम हो गई थी। और फिर शादी होने के बाद घर खर्चे भी बढ़ गए थे, फिर जी। घर में भी टाइम देना पड़ता सही था, बात है। तो दुकान भी मैं जल्दी बंद कर जी। लेता था। तो इसलिए फिर वो मेरी आर्थिक परिस्थिति भी थोड़ी सी डामाडोल हो रही थी। जी।
तो ऐसे करते करते 90 में मैंने सोचा कि भाई इसको बंद करते हैं या फिर और कुछ करते हैं, लेकिन 90 में फिर नवभारत ने फ्रंट पेज में मेरे बारे में छाप दिया। अच्छा उनकी इंद्रधनुष कॉलम था इनका, अच्छा अच्छा उसमें छापा, तो उसके बाद मेरा और प्रचार हो गया। जी मैंने कहा भाई ये तो चलता रहेगा ये, और लोग आते रहेंगे, जी। या तो इसको बढ़ाओ या उसको बढ़ाओ। सही बात है। लेकिन ये चलता रहा धीरे धीरे, फिर अब टाइम निकलता गया। लेकिन जब ये काम मेरा है ये 2000 से चालू हुआ, सन 2000 से। सर 2000 से जी। सन 2000 में मुझे एक संस्था जो है भारतीय अनुवाद परिषद, जी उन्होंने मुझे पुरस्कृत किया अच्छा और उन्होंने मेरा नर्मदा उपन्यास प्रकाशित किया। जी उसके बाद नर्मदा एक कहानी भोपाल की थी, जी जहाँ मैं ठहरा था वहीं एक लड़की के माँ बाप मिट्टी के टीले के नीचे मर जाते हैं, और वो एक लड़की, वो मालकिन उसको पाल पोस कर बड़ा करती है। अच्छा वो एक कहानी थी। जी। वो लड़की सवेरे मॉर्निंग वॉक करती थी, जी। कभी डॉगी लेके आ रही, कभी वगैरह वगैरह। मैंने कहा ये इसी मालकिन की लड़की होगी। तब बाद में पता चला कि ये इनके मतलब काम मिट्टी का काम करने वाले मजदूर थे, उनकी जी। बेटी है, और वो अपने बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे उसे। तो एक तो क्ल्यू तब आपने नर्मदा लिखा उससे नर्मदा लिख चुका था, छापने के लिए रखा था अच्छा। मैंने। वो छप गया फिर 2000 में। 2000 में। फिर उसके बाद वो नर्मदा और रामदास, ये 2 किताबें ले जाकर फिर मैं, एक मेरे पास अध्यापक आते थे, अच्छा वैसे वो आए मेरे पास। मैंने फिर 92 में रामदास भी छापा, जी 92 में 2200 प्रतियां रामदास की छापी, वो भी बिक नहीं रहा था। अच्छा तो मैंने कहा भी अब हमें क्या करना पड़ेगा अब, लेकिन चलो चलते रहे। इस तरह से एक अध्यापक मेरे पास आते थे, उन्होंने कहा ऐसा है ये किताबें ऐसे नहीं बिकेगी। रामदास मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा उपन्यास है, जी लेकिन ये स्कूल में बिकेगा। अच्छा तो वो कहने लगे तुम स्कूल में जाओ और स्कूल में जाके अप्रैल पे दो। अब अप्रैल भी मुझे पता नहीं था क्या होता है। जी अप्रैल का मतलब होता है कि स्वीकृति के लिए, हाँ। कि आप इसे देखिए, हाँ। अगर पढ़ लिख कर देखिए, अगर ये पसंद आता है तो इसका बिल जी। बनेगा, नहीं तो वापस लेता हूँ। जी लेकिन मैं जहाँ पर 10-20 जगह देता था तो 10-15 जगह सिलेक्ट हो जाता। अच्छा मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। जबकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास रखा था, वो वापस आ गया। जी। कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने बेच रहा था, कोई पब्लिशर ने बेच रहा था, रेलवे स्टेशन पर रखा, वो नहीं बेच रहे थे। जी लेकिन स्कूलों में ये खरीदे जाने लग गया, उनके पास बजट भी होता है। जी, तो बिल्कुल। रामदास और नर्मदा बिकने लग गया स्कूल इस में। तरह से। फिर मैं सन रोज 2000 से आपकी किताबें बिकने हाँ, लगी। 2000 से बाद अब हम 2000 से 9 साल आगे चलते हैं, पहुंचते हैं 2009 में, जहां पे जिसके लिए आपको आज सबसे ज़्यादा जाना जाता है, एक ऐसा साहित्यकार जिसे राष्ट्रपति से सम्मान जी। प्राप्त हुआ है। उसके बारे में कुछ बताइए। जब आप श्रीमती प्रतिभा पाटिल से जब आप जाके मिले, क्या कहानी था वो सब जानना चाहेंगे। तो ये जब 2002 की बात थी, जी। तो 2002 के बाद तो फिर मेरा सिलसिला चल हाँ। रहा था। फिर मैं स्टैब्लिश हो गया था जी। कि अब इसी काम को करना है। जी। मैंने पान बीड़ी सिगरेट पर कम ध्यान दिया था, और मेरी किताबें जगह जगह जा रही थी। जी इस बीच दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े पेपर थे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, जी। और भी हिंदी के, अंग्रेजी के, ये मेरे बारे में छापते रहे कुछ ना कुछ। जी लेकिन 2000 में फिर एक कोई व्यक्ति आए मेरे जी। पास, जो चीफ एडिटरी थे वहाँ के प्रेस अच्छा। ट्रस्ट के, वो मेरा बायोडाटा वगैरह ले गए अच्छा कि हमें कहीं प्रेजेंट करना है। ये नहीं बताया कि राष्ट्रपति को देना है। जी इन्होंने कहा ये हमें किसी कार्यालय में प्रेजेंट करना है, तो ये हम ले जा रहे हैं। जी और मेरा फ़ोन नंबर था, मेरे बेटे के पास नंबर था वो, जी, तो जी। मेरा फ़ोन नंबर मैंने दे दिया, वगैरह वगैरह जो भी है। जी तो बस जुलाई के 2 तारीख को मुझे कॉल आ गया, अच्छा लेकिन मैंने यकीन भी नहीं किया कि राष्ट्रपति भवन का है। तो वहाँ से फ़ोन आया कि आप लक्ष्मण राव बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो कहने लगे मैं राष्ट्रपति भवन से बोल रहा हूँ, अच्छा और आपको 23 जुलाई को राष्ट्रपति भवन जी। आना है। अच्छा तो मैंने कहा ठीक है, आ जाऊँगा। ठीक है। तो कहता आप अकेले आओगे कैसे? मैंने कहा आप जैसा कहोगे वैसा आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने यकीन तो हाँ। किया नहीं था। तो फिर मैंने फ़ोन रख दिया। जी फिर 15 मिनट के बाद फिर फ़ोन आ गया, जी कहने लगे आप लक्ष्मण राव बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। कहने लगे मैं राष्ट्रपति भवन से बोल रही हूँ। तो क्या इसके पहले भी एक फ़ोन आया था वो राष्ट्रपति भवन से, क्या आपको विश्वास नहीं हुआ क्या? जी मैंने कहा मैडम जी बताइए, आप बताइए। जी तो कहने लगे मैं राष्ट्रपति भवन से बोल रही हूँ, आपकी मीटिंग है राष्ट्रपति जी के साथ 23 तारीख को, जी। 23 जुलाई को, 2009 और आपने आना है। जी मैंने कहा मैं संकोच में पड़ गया। फिर उन्होंने कहा कि ये सातोकर जी का नंबर है कि आपके पास, कहाँ है वो? तो जी। जो मेरे से ले गए थे उनका नाम सातोकर जी था। अच्छा अच्छा तो मैंने कहा जी, कहता इनका फ़ोन लग नहीं रहा। तो जी। मैंने कहा ये उन्होंने कहा था कि बाद में दूसरे मीटिंग में उन्होंने कहा था कि ये राष्ट्रपति भवन में मैंने आपकी किताबें दी हुई है, जी तो वहाँ से कॉल आ सकता है, ये ध्यान रखना। वो अच्छा। कोई 3-4 महीने पहले आगे मुझे बताया गया था। अच्छा। वो भी 1.5 साल के बाद। जी
तब उन्होंने, मैंने कहा जी, तब मुझे यकीन आ गया। मैंने कहा वास्तव में राष्ट्रपति भवन का फ़ोन है जी और उस समय सातोकर जी विदेश गए थे, इसलिए उनका फ़ोन लग नहीं रहा था। जी फिर वो कंफर्म हो गया, सातोकर जी आ गए, उनसे कंफर्म हो गया, फिर वो मुझे मिलने आए जी। कि भी 23 तारीख को वहाँ मीटिंग है, ऐसा ऐसा है। तो ये सारे वही लोग हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप यहाँ सम्मानित भी हो गए राष्ट्रपति से, लेकिन उसके बाद भी आप चाय की दुकान चलाते थे, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं चाय की दुकान क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि अब तो मैं सम्मानित हो गया, राष्ट्रपति ने मुझे सम्मानित कर दिया, मेरी किताबें चल रही हैं, एक 24 किताबें शायद आप उस समय तक लिख चुके हाँ जी, थे, हाँ जी। 24 किताबें आप लिख चुके थे, राष्ट्रपति से सम्मानित थे, लेकिन फिर भी आप चाय की दुकान क्यों चलाते दरअसल थे? क्या था कि चाय की दुकान से मेरा घर चल रहा है। अच्छा घर चलाना ये प्राथमिकता है, जी, क्योंकि बिना भोजन से तो घर चल नहीं सकता। सही बात है। और भोजन ये सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जी बिल्कुल कोई भी आदमी कितना भी बड़ा, अंबानी भी हो, जी तो पहले अपने रोटी का प्रबंध करे हो। बिल्कुल और मैं कहता हूँ हम जैसा गरीब आदमी तो रोटी खा लेगा, अंबानी जैसा रोटी नहीं खा पाता। जी उसको कई टेंशन है, जी कई समस्या है। बिल्कुल। आज अगर लंदन में प्लेन में बैठा तो भारत में आना जी। है तो समस्या को लेके चल रहा जी, है, बिल्कुल। रोटी को लेके नहीं चल रहा है। जी लेकिन हमें तो रोटी का प्रबंध करना है, इसलिए मैं चाय का काम नहीं छोड़ रहा। अच्छा। इसलिए मैं पहले पान बीड़ी सिगरेट का काम नहीं छोड़ रहा। जी इसके पहले मैं मजदूरी इसीलिए कर रहा था। जी तो ये मेरी प्राथमिकता रही है कि भोजन की पहले व्यवस्था जी। करो। और बाकी मैं आने वाली पीढ़ी को भी यही कहना चाहता हूँ, बेटा जी भोजन पहले। अच्छा, जब तक भोजन नहीं होगा आप काम नहीं कर पाओगे। यहाँ से मैं एक सवाल उठाऊंगा। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, पैशन को फॉलो करें या फिर अपने करियर को फॉलो करें जो आपको आमदनी ला के दे रहा है, तो किसे फॉलो करना चाहिए, पैशन को या जो आमदनी आपको ला के दे रहा है उसे? आमदनी इज द मस्ट। अच्छा मैं कहता हूँ अगर शाम तक आप भोजन की व्यवस्था करोगे तो आपका जी। काम चलेगा, आपका शरीर चलेगा, जी आपका मन चलेगा। जी। शाम को भोजन नहीं है क्या करोगे? उसके बाद पैशन का भी क्या ही करेंगे? और ये जो है जी। ये असंभव नहीं है, जी ये कर सकते हो। जी जब तक आप एक आइंस्टीन भी बन गए तो बहुत जी। बड़े आदमी बन गए, जी उन्होंने भी नहीं सोचा था कि मैं आइंस्टीन बनूंगा या बिल्कुल। मुझे वगैरह वगैरह। जी कोई टैक्सी चालक है जी। वो भी सोचता है कि मैं टैक्सी अपनी बनाऊंगा, ये करूंगा, कोई बना पाता, कोई नहीं बना जी। पाता। लेकिन अगर जो आदमी अपने भोजन की तरफ ध्यान देता है तो वो कभी असफल नहीं रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है। आपने चाय की दुकान क्यों बंद कर दी? चाय की दुकान इसलिए कि अभी ये कोरोना आ गया था। अच्छा अब मेरे 2 बेटे बैंकों में काम करते हैं, अच्छा, दोनों सेटल्ड हो गए बैंक बहुत में? बहुत बढ़िया सेटल है। और अच्छा। उन्होंने कहा कि पापा अब मौका है, छोड़ दो। जी क्योंकि इसके पहले मैंने भी कोशिश की, जी। नहीं छोड़ पाया। जी। क्योंकि यहाँ जब मैं आता था तो 5-10 ग्राहक पहले खड़े होते हाँ। थे चाय के लिए। जी अभी दुकान लगाई नहीं, चाय के लिए पहले खड़े होते थे। जी। लेकिन कोरोना के बाद मैंने भी 8-10 दिन दुकान लगाई तो कोई अच्छा। आ ही नहीं रहा था। हाँ तो मैंने कहा यार ये तो मौका है कि छोड़ने इसी का। एक कवि की मुझे कविता याद आती है। जी 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 प्लीज। कि उसने वो कविता लिखी थी, बड़ी अच्छी कविता है कि मैं फटे हुए कपड़े पहन के सोना बेच रहा था। जी फटे हुए कपड़े पहन के सोना बेच रहा था, वो बिक ही नहीं रहा था। जी फिर मैं सोना पहन के फटे हुए कपड़े बेचने लगा तो भीड़ लग गई। अरे वाह मैंने कहा ये कविता मेरे साथ है। जी अब ये कोरोना आ गया ना, अब हाँ। चाय कितनी भी बढ़िया चाय बना के पिला, कोई पीने नहीं वाला। आएगा। जी अब इसे छोड़ दे। तो और अब आप पूरी तरीके से समर्पित हैं किताबों के क्योंकि लिए? मैंने कोरोना के पहले, ये मेरी किताब है, मैंने 6 लाख की बेची थी 6 लाख, हाँ आपने बताया था कोरोना से पहले। पहले। जी अब मैं 10 लाख की बेच देता, जी। लेकिन अब स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, जी। इस साल बेचूंगा। जी 2021 क्योंकि में। अब मेरी ये बड़े बड़े ग्रंथ आ रहे थे, बैरिस्टर गांधी, ये जी। राजनीति की भी आ रही है, ये अर्थशास्त्र है, और ये मानवीय जी। की हिंदी साहित्य है। तो ये बड़ी बड़ी किताबें हैं, 1200 रुपये की किताब है। जी। ये 40%, 30%, 10% में बिकती है स्कूल और जी। कॉलेज में, और इसका मार्केट स्कूल और कॉलेज ही है। जी तो इसे ले जाके ऐटो में डाला, 8-10 बंडल बनाए, जगह जगह डाले अप्रैल पर, जैसे पहले रामदास नर्मदा बेचता था। जहाँ ज़रूरत है वहाँ खरीदी जाएगी, बाकी वापस ले आएंगे और बिल बनता रहेगा। इस अगर हम इस पूरे इंटरव्यू को देखें और इसको अगर मैं सम अप करने की कोशिश करूं तो एक आखिरी में आपसे सवाल पूछने की इजाज़त चाहूँगा कि असफलता जब हमें मिलती है तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, तो ये असफलता हमें मिलती क्यों है और फिर उससे हम टैकल कैसे करें, उससे लड़े कैसे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी कोई असफलता है, हमने उस दिन को याद करना चाहिए कि तुमने पहले दिन की शुरुआत कहाँ से की थी। जी वो दिन बहुत महत्व है, जी क्योंकि वो जो शुरुआत की थी हमने, हमारे सामने पूरी इंजीनियरिंग थी, जी पूरा फॉर्मेट था। जी वो दंश है, रामदास है, रेणु जी। है, इसमें योग्यता है। जो बिल्कुल। पढ़ रहे हैं, नेट पर चल रहे हैं, जिन्होंने भी पढ़ा वो पोस्ट कर देता है कि जी। मैंने आज ये पढ़ा, बहुत जी। अच्छा लगा। मैं एक बार मैंने कई बार देखा है, जब मैं आपके फेसबुक से रूबरू होता हूँ तो मैं कई बार देखता हूँ आप शेयर भी उससे करते हो हाँ। कि जैसे रामदास का कोई अगर कोई पन्ना पढ़ता है तो उसकी फोटो लेके भेजता है, आपको हाँ, टैग करते हैं जी, तो जी, आप जी। उसको।
ये मैंने देखा है। पहली बार ऐसा है कि मैं कोई सवाल नहीं भूला, क्योंकि आज से पहले जितनी दफ़ा आया हूँ हमेशा कोई ना कोई सवाल भूल कर वापस घर चला जाता था। तो आज मेरे दिमाग में था कि आपसे सारे सवाल मुझे पूछने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो देखा आपने, जो आपके मन में सवाल था वो सारे सवाल हमने पूछे। असफलता क्यों होती है, सफलता हमें कैसे मिल सकती है, 1975 में जब ये दिल्ली आए तो इन्हें क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मजदूरी करनी पड़ी, पान बेचना पड़ा, चाय बेचना पड़ा, और अब जाके चाय की दुकान जो है वो बंद हो चुकी है। हालांकि मैं इस बात से बहुत ज़्यादा निराश हूँ, क्योंकि इसमें मेरा थोड़ा फ़ायदा होता था कि आता था, मैं चाय पीता था, लेकिन चाय की दुकान अब बंद हो चुकी है और ये पूरा ध्यान अपना उपन्यासों पर दे सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दीजिएगा ज़रूर से, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।